Friends, once again, welcome back and a very good evening to everybody. I hope you all are safe, your family member, your relative, your parents, your friends, all are safe and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, on the last session, I had just started a gravitation and we had learnt about the Kepler's 3 law for the planetary motion. चलो किसी को याद है? The Kepler's first law was based of the, and that is also known as a, or law of orbit. that is also known as a law of orbit. लॉ ऑफ ऑर्बिट. तो उसमें क्या था कि जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो सन के अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व होते हैं, कीपिंग द सन एज अ वन ऑफ द टू फोसाई ऑफ एलिप्स. एलिप्स के दो फोकस होते हैं, तो कोई एक फोकस पे सन होता है और उसके अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट में प्लैनेट्स रोटेट करते हैं. सेकेंड लॉ वाज द लॉ ऑफ द एरिया. तो हमने कहा था कि लाइन जॉइनिंग planet and the sun swept equal area in the equal interval of time, and that is also known as the aerial velocity of the planet remains constant. तो कोई अगर ऐसा पूछते हैं कि Kepler's second law is the consequence of which particular fundamental law? Angular momentum. Conservation of angular momentum. Conservation of angular. Yeah, exactly. And the Kepler's third law was the law of a periodic time. तो हमने ऐसा देखा था कि भाई planet का जो रिवोल्यूशन का जो पीरियोडिक टाइम होता है, द स्क्वायर ऑफ द पीरियोडिक टाइम ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इट्स इलेप्टिकल ऑर्बिट. तो ये हमने डिस्कस किया था. उसके बाद हमने ग्रेविटेशन स्टार्ट किया था. हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में डिस्कशन किया था. हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी को वेक्टर फॉर्म में डिस्कस किया था. उसके बाद स्केलर फॉर्म के अंदर भी डिस्कस किया था. एंड देन आफ्टर वी आल्सो हैड लर्नड अबाउट द लॉ ऑफ द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल डिस्कस किया था. और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग वी हैड लर्नड दैट फॉर द स्फेरिकल शेल, अगर कोई स्फेरिकल शेल है तो उसके बाहर के पॉइंट के लिए हमको ऐसा मानना पड़ेगा कि स्फेरिकल शेल का जितना भी मास है वो कहाँ पे ऐसा मान के चलेंगे? सेंटर पे. एंड देन आफ्टर वी कैन अप्लाई फॉर्मूला gm1m2 अपॉन r स्क्वायर. हाँ, फॉर द पॉइंट आउटसाइड यू कैन अप्लाई दैट फॉर्मूला gm1m2 अपॉन r स्क्वायर. और अगर कोई पार्टिकल स्फेरिकल शेल के अंदर है तो हाउ मच द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट पार्टिकल ड्यू टू दैट शेल? Zero. तो ये इसके बेस पे क्वेश्चन एक आध दो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ऑलरेडी पूछे हुए हैं. तो जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि भाई ऐसा दिया है कि भाई स्फेरिकल शेल का वेट जो मास है ना वो 5 kg है, उसका रेडियस है वो 5 मीटर है और सेंटर से 10 मीटर की डिस्टेंस पे कोई दूसरा वाला 1 kg मास पड़ा हुआ है. तो फोर्स क्या लगेगा? तो देखो, पहली बात कि ये जो मास पड़ा हुआ है वो 10 मीटर पे है, मतलब 5 मीटर से ज्यादा है, रेडियस से ज्यादा. इसका मतलब कहाँ क्या हुआ कि वो बाहर की साइड है कि अंदर की साइड है? बाहर की साइड. तो फिर आपको कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा? gm1m2 अपॉन r. वहां पे आप r क्या लगाओगे? 5 मीटर या 10 मीटर क्या लगाओगे आप? r का वैल्यू 10 मीटर. 10 मीटर. 5 इज जस्ट रेडियस. आपको वो नहीं देखना है, आपको सेंटर से वो पार्टिकल कितने डिस्टेंस पे है वो देखना है. ओके. और वही पार्टिकल अगर स्फेरिकल शेल के अंदर होता, मतलब 5 मीटर का रेडियस है और वो सेंटर से 4 मीटर डिस्टेंस पे होता, 4 मीटर डिस्टेंस पे, तो फिर क्या होता उसका आंसर? Zero. इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर. फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आज हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. एंड आज के लेक्चर पे बेस पे आपके एग्जाम के अंदर 100% क्वेश्चन पूछेंगे. दैट इज कंफर्म्ड. तो आज हम 3-4 थ्योरी डिस्कस करेंगे. सारे थ्योरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अभी एक क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके मोबाइल के स्क्रीन पे दिख रहा है आपको फ्रेंड्स? Yes, sir. तो ये जो क्वेश्चन है उसमें जस्ट कैवेंडिश का एक्सपेरिमेंट है. कैवेंडिश हैड परफॉर्म सम एक्सपेरिमेंट. तो उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया था वो सब हम ये सिलेबस खत्म होने के बाद में डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये जो टॉपिक है वो आपके एग्जाम CBSE में भी नहीं है और बोर्ड में भी नहीं है. ये टॉपिक को निकाल दिया है.
बट इसका टॉपिक का मेन जो समरी है वो मैं आपको भी बता देता हूँ कि भाई कैवेंडिश ने एक है ना बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट किया था, और वो एक्सपेरिमेंटली उसने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का वैल्यू निकाला था। तो वो जी का जो वैल्यू है कैवेंडिश ने जो निकाला था वो ये 6.67 into 10 raised to minus 11. This value of the gravitational constant was firstly determined by the Cavendish by his famous experiment, which is right now not in your content. अभी उसको हम skip करेंगे। अगर आपको सीखना है क्या किया था, हिस्ट्री जानना है, तो हम बाद में उसको डिस्कस कर लेंगे। अभी उसका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बिकॉज इसके अंदर जस्ट एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद में वैल्यूज निकाला, और उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अभी इसका समरी ऐसा है कि भाई कैवेंडिश ने एक्सपेरिमेंटली जी का वैल्यू निकाला, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ओके, तो इसको अभी हम स्किप कर देंगे। अब जो क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11 जो है, दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन ऐसा है कि डिफाइन द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ऑब्टेन द फॉर्मूला for the gravitational acceleration at the distance r where r is greater than re from the center of the earth. Also explain the variation in it on the surface of the earth. तो पहले क्वेश्चन को समझने की ट्राई करते हैं, उसके बाद देखो पहली चीज ऐसी होती है कि आपको कोई भी फिजिक्स के अंदर क्वेश्चन पूछते हैं तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को समझना है कि एग्जैक्टली क्या हमको करना क्या है। पहले आपको एम पता होना चाहिए कि भाई हमको क्या करना है, उसके बाद जाके हम उसका कुछ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, तो क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि सबसे पहले ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है। तो फ्रेंड्स देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, तो फोर्स जब कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर आप अप्लाई करोगे तो रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स टू मा ma। तो अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करोगे तो क्या प्रोड्यूस होगा ऑब्जेक्ट के ऊपर? अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करोगे ऑब्जेक्ट, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ऑब्वियसली। तो अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करोगे तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो फिर डेफिनेशन हम ऐसा बना सकते हैं कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ऑन द बॉडी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स इज डिफाइंड एज अ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सबसे पहले मैंने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को डिफाइन कर दिया। तो अगर इसका फॉर्मूला निकालना है तो कैसे निकलेगा भैया? तो देखो अगर आपको ये पता है कि F इक्वल्स टू मा, राइट, बट व्हेन अ फोर्स बिकम्स अ ग्रेविटेशनल फोर्स then acceleration becomes a gravitational acceleration. So acceleration produced by the gravitational force due to the earth के द्वारा हमारे ऊपर जो gravitational force लगता है उसके द्वारा जो बॉडी के ऊपर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलेंगे। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि अगर आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको ग्रेविटेशनल फोर्स को मास से डिवाइड करना चाहिए। चलो, क्या ये चीज आपको समझ में आई फ्रेंड्स? यस सर, Yes, sir. यस सर। तो मुझे क्या करना है, मुझे फॉर्मूला निकालना है। मुझे फॉर्मूला निकालना है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट द डिस्टेंस r वेयर r इज ग्रेटर देन re। चलो मुझे ये बताओ कि r ग्रेटर देन re का मतलब क्या हुआ? मतलब re जो है ना वो रेडियस है अर्थ के सरफेस का। तो जो डिस्टेंस जहाँ पे मुझे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकालना है वो जो डिस्टेंस है वो रेडियस से ज़्यादा है। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि जो हमारे बार की हाँ जिस पॉइंट पे मुझे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकालना है वो अर्थ के अंदर की साइड है कि बाहर की साइड है? बार की साइड बाहर की साइड, बाहर की साइड है। बाहर की साइड है। हाँ बाहर की देखो, साइड है। वेरी गुड। देखो फ्रेंड्स आपको फिजिक्स को से ना समझ के आपको करना है। इसमें एक भी ऐसा टॉपिक नहीं होता जिसको आपको क्रैम करना है, आपको पूरा मतलब कंसेप्चुअली समझना है। फिजिक्स ऐसा ही सब्जेक्ट है। तो हमारा जो टारगेट है वो ये है, देखो ये अर्थ है एंड अर्थ का जो रेडियस है ना, अर्थ का जो रेडियस है वो है r। तो अभी ये जो रेडियस है वो r है, कैपिटल R ई। ये जो रेडियस है अर्थ का वो है RE।
और मुझे यहाँ पे कहीं पे मुझे कोई मास m है, तो वहां पे मुझे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकालना है। तो मैं क्या करूं, कैसे करूं? तो मुझे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वहां पे निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो भैया ये तो पता चल गया कि भाई अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकालना है तो करना क्या पड़ेगा कि भाई वहाँ पे आपको पहले तो फोर्स फाइंड करना पड़ेगा। वंस यू आर एबल टू गेट द फोर्स, देन यू आर एबल टू गेट द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एज वेल। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं ना ये अर्थ जो है ना वो सॉलिड स्फीयर है। मैंने बराबर बोला फ्रेंड्स, अर्थ को मैं सॉलिड स्फीयर कह सकता हूँ। Yes, sir. Yes, sir. तो अभी ऐसा मान लो कि ये जो अर्थ का जो सॉलिड स्फीयर है ना, वो बहुत सारे स्फेरिकल शेल का बना हुआ है। बहुत सारे infinite number of spherical shell of a different radius are combined to form a solid sphere। क्या मैं ऐसा सोच सकता हूँ? बहुत सारे spherical Yes, sir. है तो मुझे पूरा एक बड़ा वाला स्फीयर मिल जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. बताओ कि ये जो पॉइंट जो हम कंसीडर कर रहे हैं अभी, जो m पॉइंट जो कंसीडर कर रहे हैं, वो क्या मैं यहाँ पे मैंने जितने भी स्फेरिकल शेल कंसीडर किए उसके बाहर का पॉइंट है? यस और नो? Yes, sir. yeah, Yes, sir. तो फ्रेंड्स जितने भी मैंने शेल यहाँ पे कंसीडर किए ये स्फीयर को बनाने के लिए, वो सारे स्फेरिकल शेल से वो बाहर का पॉइंट है। तो फ्रेंड्स वो बाहर का पॉइंट है, तो हमने लास्ट लेक्चर में लास्ट में डिस्कस कर लिया था कि अगर कोई बाहर का पॉइंट है तो शेल का जितना भी मास है वो कहाँ पे है, ऐसा हम मान के चल सकते हैं। Center में. center, center. तो यहाँ पे जितने भी शेल है वो सारे सेल जो है उसके लिए ये बाहर का ही पॉइंट है। मतलब फॉर ऑल द सेल वी कैन assume the mass of each shell is to be situated on its center। तो जितने भी शेल्स है वो सारे शेल्स का मास यहाँ पे सेंटर पे आ जाएगा। तो कैन आई से जो पूरे स्फीयर है, जो पूरा स्फीयर है उसका मास ही सेंटर पे आ जाएगा, बिकॉज सारे स्फीयरिकल शेल को आप उसको ऐड करोगे मास को, तो आपको पूरा स्फीयर का मास मिल जाएगा। तो क्या Yes, sir. सकता हूँ कि ये जो सॉलिड स्फीयर है उसका पूरा मास उसके सेंटर पे एज अ पॉइंट लाइक मास सिचुएटेड है, ऐसा मान सकते हैं हम? Yes. Yes, sir. तो फिर हम ऐसा मान सकते हैं कि ये अर्थ का जितना भी मास है वो उसके सेंटर पे एज अ पॉइंट लाइक मास हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। अब तो फ्रेंड्स देखो ये दो पॉइंट लाइक मास है, तो मैंने आपको बता दिया कि भाई न्यूटन्स जो लॉ है दैट इज वैलिड फॉर द पॉइंट लाइक मास। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो अब मेरे पास दो F is equals to m1 plus m2 upon r square. Exactly। तो फिर अब मैं है ना न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी में अप्लाई कर सकता हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स जी मामा अपॉन आर स्क्वायर। आप देख सकते हो कि आर का जो वैल्यू है ना वो रेडियस से ज्यादा है, तो सेंटर से ये जो डिस्टेंस है वो आर है, तो जी मामा अपॉन आर स्क्वायर। चलो क्या ये चीज समझ में आया फ्रेंड्स? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके अब आपको करना क्या है, आपको तो एक्सेलरेशन फाइंड करना है भैया, हमको तो एक्सेलरेशन फाइंड करना है भैया। तो एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा? तो अभी बताया ना मैंने कि जो फोर्स है उसको क्या करोगे आप? Mass से divide. हाँ, तो अभी जो ये फोर्स है ना उसको मैं मास से डिवाइड कर दूंगा, तो मास से डिवाइड कर दो तो फिर क्या मिलेगा फ्रेंड्स? GME अपॉन आर स्क्वायर। तो दिस इज गेट यू द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, GME अपॉन आर स्क्वायर, वेयर आर इज अ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू RE। अर्थ के सरफेस के लिए भी ये वैलिड है, सरफेस के लिए भी ये वैलिड है। तो ये फॉर्मूला मिला, तो ये जो फॉर्मूला है ना वो G ग्रेटर देन और इक्वल्स टू R के लिए मुझे मिल गया। तो फ्रेंड्स मुझे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मिल गया। अब क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा हुआ है कि ऑल्सो डिस्कस द एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। देखो ऐसा भी लिखा हुआ है, ऑल्सो एक्सप्लेन द वेरिएशन इन इट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो फ्रेंड्स अगर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है, अगर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ अगर आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो ये जो स्मॉल आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये स्मॉल आर जो है ना सेंटर से डिस्टेंस। सो इफ यू कंसीडर द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अगर अर्थ के सरफेस पे कंसीडर करते हैं तो ये स्मॉल आर का वैल्यू एग्जैक्टली कितना हो जाएगा, कोई बताएगा मुझे? R ही जितना capital R. एग्जैक्टली हाँ रेडियस ऑफ द अर्थ हो जाएगा।
तो नाउ पुटिंग द वैल्यू, तो जी ऑन द अर्थ, ये जी जो सिंबल है वो ऑन द अर्थ के लिए है, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, जमी के ना जमी, तो जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, जमी के ना जमी, जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। तो ये जो मिला फॉर्मूला, दैट इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो जितने भी पैरामीटर्स इक्वेशन में है वो सारे नोन है, दे ऑल आर कांस्टेंट एंड नोन। देखो मैं बताऊँ आपको, ये जी का तो वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, जी का वैल्यू कितना है भैया, 6.67 into 10 raised to minus 10 power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी upon। स्क्वायर। अब ये जो मास ऑफ द अर्थ है ना वो आपको पता नहीं है, बट मुझे पता है। मास ऑफ द अर्थ है ना वो अप्रोक्सीमेटली 6400 नहीं 6 इंटू 10⁻24 केजी होता है। रेडियस ऑफ द अर्थ आप जो बोल रहे थे वो रेडियस ऑफ द अर्थ है 6400 किलोमीटर्स, तो इसको मैं 6.4 10⁻6 मीटर भी कह सकता हूँ। तो ये अगर सारे वैल्यूज यहाँ पे आप सब्सटीट्यूट करोगे, ये जितने भी वैल्यूज है वो ऊपर के इक्वेशन में अगर आप सब्सटीट्यूट करोगे, सो what you will get, you will get a very well known, and that is found to be a 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जाके क्लिक हुआ माइंड में ये 9 yes sir पर सेकंड स्क्वायर हम क्यों लेते थे, Yes, sir. ने आई थिंक ये Yes, 7 sir. स्टैंडर्ड से, ये 7 या 8 स्टैंडर्ड से हम लेते थे कि भाई ग्रेविटी yes एक्सेलरेशन जो होता है वो 9.8 होता है, 9.8 होता है। बट आज पहली बार जाके पता चला कि वो क्यों 9.8 होता है। क्या ये चीज आपको समझ में आया भैया? yes sir Yes, Yes, sir. sir. तो ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो अर्थ के सरफेस पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है। और दूसरी बात आप देख सकते हो कि अगर बाहर का कोई पॉइंट है, तो जैसे देखो लुक एट दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन को ध्यान से देखो, तो अगर कोई बाहर का पॉइंट है, बाहर का कोई पॉइंट है, ये इक्वेशन आप देखो, ये वाला इक्वेशन, तो वो ऐसा दिखा रहा है कि बाहर के पॉइंट के लिए मतलब आर जितना बढ़ेगा, जब आप जितना हाइट पे जाओगे, बाहर अर्थ से ऊपर जाओगे तो आर बढ़ेगा, आर बढ़ेगा तो जी का वैल्यू क्या होगा, कम होता जाएगा। जी का वैल्यू जो है ना, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इक्वेशन, तो जी का वैल्यू कम होता जाएगा। इसी के वजह से तो आपको पता है कि जब आप ऊपर जाते हो तो जी डिक्रीज होता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि आप ग्रेविटी फ्री एटमॉस्फेयर में चले जाते हो, ग्रेविटी फ्री हो जाता है, वो आपको पता है, उसको एस्केप बोलते हैं, तो बाहर निकल जाते हैं हम ग्रेविटी से। बट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ हम जी का जो वैल्यू है ना वो हम ऐसा मान सकते हैं कि 9.8 है। दूसरी बात, क्या हम ये पूरे अर्थ के सब जगह पे सभी जगह पे क्या ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये कांस्टेंट रहेगा? तो सोच के बताओ मुझे, अर्थ के सरफेस No, sir. सब जगह पे वो कांस्टेंट रहेगा 9.8? तो कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्यों? तो बताएगा क्यों? रेडियस वेराई होगा ना। एग्जैक्टली अर्थ जो होता है ना वो 100% स्फेरिकल नहीं है, इट इज नॉट द 100% स्फेरिकल। आपको शायद पता होगा कि पोल के ऊपर उसका रेडियस थोड़ा कम होता है, एंड इक्वेटर पे उसका रेडियस थोड़ा ज्यादा होता है। ज्यादा होता है। पोल पे कम होता है, इक्वेटर पे ज्यादा होता है। इसका मतलब ऐसा होगा कि अगर पोल पे रेडियस कम है तो लुक एट दिस इक्वेशन, इफ आर इज अ लेसर इन द पोल देन जी बिकम्स Less. अरे Less. डिनोमिनेटर कम हो जाएगा पोल पे, हाँ तो ज्यादा ज्यादा हो जाएगा। और इक्वेटर पे रेडियस है ना ज्यादा होती है, इक्वेटर पे आपका रेडियस ज्यादा होता है, तो इसका मतलब ऐसा होगा कि जी का वैल्यू वहां पे कम हो जाएगा। कम हो कम। हो जाएगा। बट आपको पता है ये वेरिएशन कितना है? पॉइंट में होगा शायद ये वेरिएशन ना 21 किलोमीटर का है, मतलब रेडियस का वेरिएशन बोल रहा हूँ। 21 किलोमीटर मतलब इक्वेटर के पास जो रेडियस है ना वो पोल से 21 किलोमीटर ज्यादा है। इक्वेटर के पास रेडियस पोल से 21 किलोमीटर ज्यादा है। ज्यादा। बट सर मतलब 400 किलोमीटर के रिस्पेक्ट में ये 21 किलोमीटर कुछ मायने नहीं रखता। तो मतलब अगर पोल पे नो डाउट अबाउट दैट कि वहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी का वैल्यू थोड़ा ज़्यादा होगा,
बट वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा भैया, वो निग्लिजिबली ज़्यादा होगा, निग्लिजिबली ज़्यादा होगा। तो हम for the sake of the simplicity, we can assume throughout the earth surface, throughout the earth surface, its value can be assumed to be a 9.8. 9.8. Is that clear? तो सर मतलब ये जो Yes, sir. 6400 है वो हाँ पोल और इक्वेटर का जो रेडियस है उसका एवरेज मतलब एग्जैक्टली वो एवरेज रेडियस है अर्थ का, ओके वो एवरेज वैल्यू है। परफेक्ट। बट अगर आपको कोई स्पेसिफिकली पूछता है, कि भाई कहाँ पे ज्यादा होगा, अर्थ के पोल पे या इक्वेटर पे, तो आप इक्वेटर पे कह सकते हो इक्वेटर पे। अरे क्या रेडियस इक्वेटर पे ज्यादा है, बट जी का वैल्यू कहाँ पे ज्यादा होता है? पोल पे। पोल पे हाँ, तो वैल्यू ऑफ द पोल। पोल इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ द जी एट इक्वेटर। जी इक्वेटर ओके, यस सर चलो तो Yes, sir. ये थ्योरी जो थी वो मैंने खत्म की। क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है भैया, उसका डेफिनेशन दिया। उसके बाद अर्थ को मैंने बहुत सारे स्फीयर में, स्फेरिकल शेल में डिवाइड कर दिया। तो जितने भी स्फेरिकल शेल उसका मास हम सेंटर पे है ऐसा मास है, और मैं लगाया जी मामा अपॉन आर स्क्वायर, फिर जी फाइंड किया, फिर ऑन द सरफेस ऑफ द जी अर्थ फाइंड किया। और ये जो मैंने बॉक्स में लिखा हुआ है ना, वो आपके टेक्स्ट में नहीं दिया हुआ, ये 21 वाला पूरा। तो अगर आपको ऐसा पूछते हैं कि ऑल्सो डिस्कस द वेरिएशन, अगर ये स्टेटमेंट लिखा है सर क्वेश्चन के अंदर, अगर ऐसा लिखा है कि एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ द जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अगर ये लिखा है तो आपको वो बॉक्स लिखना है। तो अगर क्वेश्चन के अंदर ये अर्थ के सरफेस के ऊपर वेरिएशन, तो ये वाला जो बॉक्स है ना, वो आपको, ये वाला जो बॉक्स है वो आपको लिखना है, ये वाला बॉक्स आपको करना लिखना है। बट ये नहीं पूछेंगे बिकॉज टेक्स्ट में नहीं, बट आपके नॉलेज के लिए अच्छा है। तो क्या ये बात आपको समझ में आया फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूरा समझ में आया? Yes, sir. ओके, चलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 is a very important question, and the question is obtain the formula of the variation of a gravitational acceleration with the height or with the altitude। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं अलग अलग बोर्ड के या आपके स्कूल के एग्जाम के अंदर, ये आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स द क्वेश्चन इज, okay, discuss the formula of a variation in the gravitational acceleration with the altitude। चलो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्वेश्चन आपको समझ में आया, क्या पूछने की ट्राई कर रहे हैं? हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था, हमने वेरिएशन तो डिस्कस किया था, बट कहाँ पे डिस्कस किया था वेरिएशन? ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ ही डिस्कस किया था। अभी मुझे क्या करना है भैया, मुझे वापस से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ही फाइंड करना है, उसका ही इक्वेशन फाइंड करना है। बट अभी जो मेरा टारगेट है वो अल्टीट्यूड का टारगेट है। अभी जो मुझे करना है, कुछ हाइट पे कितना होता है, मुझे ये करके ये मुझे करना है। तो वापस से ऐसा सोचते हैं कि ये अर्थ सरफेस है, और अर्थ का जो रेडियस है ओके, ये अर्थ सरफेस है, एंड अर्थ का जो रेडियस है वो तो आपको पता ही है कि वो आर ई है, मतलब आर सफिक्स ई है, वो तो आपको पहले से ही पता है। अब मुझे उसके अर्थ के सरफेस से एच हाइट पे, ये तो पता है कि आ रही है, और मुझे करना क्या है, मुझे
एच हाइट पे मुझे निकालना है जी का वैल्यू। तो वैसे बाहर के पॉइंट के लिए तो मैंने ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है। इफ वी कंसिडर द पॉइंट आउटसाइड, आउटसाइड का पॉइंट है, तो अगर सेंटर से डिस्टेंस हम आर कंसीडर करें, सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस आर कंसीडर करें, तो मुझे बताओ आर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? तो बताएगा मुझे? आर ई प्लस एच। वेरी गुड, आर ई प्लस है। चलो ये पता है मुझे। अब मुझे ऑलरेडी पता है कि फॉर द पॉइंट आर ग्रेटर देन आर ई, द वैल्यू ऑफ अ जी, फॉर्मूला ऑफ जी वॉज जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। अभी हमने लास्ट थ्योरी में वो प्रूव करके दिया था। एम आई राइट फ्रेंड्स? तो उसी के वजह से हम Yes. देख सकते हैं कि अब मुझे नाउ आई एम गोइंग टू राइट द फॉर्मूला इन द फॉर्म ऑफ एच के फॉर्म में अभी मैं फॉर्मूला लिखने वाला हूँ। से दैट इज व्हाई आई हैड रिटन जी इज द फंक्शन ऑफ एच। तो अभी मुझे बताओ डिनोमिनेटर में आर के बदले मुझे क्या लिखना चाहिए? H square. नहीं 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 भैया, आर ई प्लस एच स्क्वायर। RE plus हाँ, आर ई प्लस एच द होल स्क्वायर। चलो यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. It is considered to be the question number 1. Now, on the surface of the earth, on the surface of earth, चलो मुझे बताओ कि g का वैल्यू क्या था? What was the formula for the g on the surface of the earth? बताओ भैया। GME upon RE whole square. जी एम ई अपॉन आर ई होल स्क्वायर। क्यों? खाली आर ई का स्क्वायर होगा। ओके, चलो इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाय 2 करो। सो जी एट द एच हाइट, ये भैया ये g इंटू एच नहीं है, ये आपको पता है ना, g इज द फंक्शन ऑफ h। जैसे आप f इज द फंक्शन ऑफ h लिखते हो ना, इट इज लाइक दैट। g इज डिपेंड ऑन द h, g इज द फंक्शन ऑफ h, इट इज नॉट लाइक अ g इंटू h। ओके, yes. Yes, Yes, sir. sir. अपॉन g ऑन अर्थ इज इक्वल्स टू, चलो अभी क्या होगा, जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का स्क्वायर अपॉन जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। अब ये जमी जमी कैंसल, तो g at h upon g at earth, can I say it is a re square upon re plus h the whole square? क्या ये बात समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. सर अब हम एक काम करते हैं, डिनोमिनेटर को है ना, मैं आर ई स्क्वायर से मैंने मल्टीप्लाई किया, और ये स्क्वायर के अंदर मुझे देखो, मैंने डिनोमिनेटर को है ना, मैंने आर ई से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा ना। तो आर ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो आर ई स्क्वायर से डिवाइड करो, तो अभी यहाँ पे क्या बचेगा बाजू में? अगर डिवाइड करोगे इस टर्म को, तो आर ई प्लस एच स्क्वायर अपॉन आर ई स्क्वायर, तो आर ई प्लस एच अपॉन आर ई द होल स्क्वायर, तो क्या बचेगा बताएगा मुझे? 1 upon RE square into RE plus H. 1 plus h upon re the whole square. हाँ ये बचेगा। आया बात समझ में? Yes, sir. देखो अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मैं फिर से बोल रहा हूँ। मैंने क्या किया, मैंने इसको आर ई से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे डिवाइड किया, स्क्वायर है तो आर ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, आर ई स्क्वायर से डिवाइड किया, तो स्क्वायर है इसीलिए तो वो स्क्वायर के अंदर जाएगा ना आर ई, तो स्क्वायर के अंदर जाने के बाद तो वो आर ई ही हो जाएगा। तो आर ई से मल्टीप्लाई किया, आर ई से डिवाइड किया, स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर से डिवाइड किया, तो बचेगा क्या? तो मल्टीप्लाइड आर ई स्क्वायर विल बी देयर, एंड डिवाइड जो होगा वो उसके द्वारा 1 प्लस एच बाई आर ई हो जाएगा। चलो क्या ये बात आपको समझ में आया? यस सर। इज इट ओके फ्रेंड्स? Yes, sir. ओके, तो फ्रेंड्स तो अभी क्या होगा? सर ये 1 कैसा है वो पता नहीं चला। ओके 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 ओके, देखो
देखो ये आर ई प्लस एच का स्क्वायर है, राइट, डिनोमिनेटर में। तो अब क्या, Yes, sir. मैंने आर ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और आर ई स्क्वायर से डिवाइड किया, ऐसा कह सकता हूँ मैं। Yes, sir. तो ये आर ई स्क्वायर अब क्या होगा, आर ई प्लस एच अपॉन आर ई द होल स्क्वायर होगा। Yes, sir. अब पर्सनली डिवाइड कर दो। अब ये जो आर ई है ना, उसको आर ई से, आर ई प्लस एच को आर ई से पर्सनली डिवाइड कर दो, तो आर ई स्क्वायर तो बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, आर ई अपॉन आर ई मतलब 1 बचेगा, और फिर क्या बचेगा, एच बाई आर ई। अभी पता चला आपको? Yes, sir. Abhijit. इज इट ओके फ्रेंड्स? Yes, यस sir. सर। ओके, तो अभी आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर कैंसिल। तो अभी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड नीचे देखो, तो जी एट एच अपॉन जी एट अर्थ, जी एट एच अपॉन जी एट अर्थ is equals to can I say it is equals to 1 plus h by re raised to -2। डिनोमिनेटर में स्क्वायर है तो ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो यहाँ से जब में आया आपको, ये लास्ट में हमने यहाँ पे तक पहुँचे थे, तो ये डिनोमिनेटर में स्क्वायर है तो ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। यस Yes, सर। sir. ओके, लेफ्ट हैंड साइड का तो मैंने वैसे का वैसा ही लिखा हुआ है, जी एच अपन जी। तो यहाँ तक सबको समझ में आया? Yes, sir. ओके फाइन। Yes, sir. ओके, ओके, तो अभी आगे बढ़ते हैं वापस से। तो अब g एट h ही तो मुझे फाइंड करना है ना, तो जी ई इंटू 1 प्लस, मैंने है ना ये जी ई को मैंने राइट साइड भेज दिया, रेज टू -2। अब आपको पता है ये -2 क्या है? आपको पता है ये -2 क्या है? कोई बताए मुझे? स्क्वायर मतलब माइनस। -2 है क्या, कोई बताएगा मुझे? पावर। पावर, अच्छा पावर। मैं आपको बताऊँ वो क्या है। -2 है ना, मंकी है, मंकी क्या है, मंकी। मंकी है तो क्या Monkey. करेगा, कूदेगा। कूद के आगे आ जाएगा. तो वो कूदेगा। तो -2 है ना, वो मंकी है, तो मंकी है तो क्या करेगा भैया, वो जब कूदे। हुप, देखो जब, कूद के आगे आ जाएगा। तो वो कूद के आगे आ जाएगा। ये -2 जंप करके आगे आ गया। ऐसा मैथ्स किसी ने सिखाया आज तक आपने? आप नहीं No, सर। sir. नहीं तो सिखा ही नहीं पाएगा ना मेरे जैसा मैथ्स कोई। तो ये -2 है ना, वो मंकी है, मंकी। तो मंकी क्या करेगा, जंप करके आगे आ जाएगा। तो जंप कर दिया, उसको मैंने ला दिया जंप करके नीचे। अब क्वेश्चन इसका क्या, ये किया क्या, ये क्या कर क्या रहा है? अच्छा मैं आपको बताऊँ, चलो आपको पता है 1 + x पावर n का क्या होता है? देखो बायोलॉजी वाले मत सुनो, बायोलॉजी वाले मत सुनो, उसको मंकी ही याद रखना है। मैथ्स वाले सुन लो, मैथ्स वाले सोच लो। 1 + x पावर n का एक्सपांशन क्या होता है? तो पहले 1, फिर n NC. मतलब n, x रेज टू 1, फिर nc2 होगा, x स्क्वायर होगा, फिर लास्ट में जाके ऐसे nc3 होगा, x nc3 x क्यूब होगा, फिर ऐसे कर करके लास्ट में ncn मतलब 1, ncn मतलब X raised x रेज टू n होगा। एम आई राइट फ्रेंड्स? to n. यस सर। बाइनोमियल Yes, एक्सपांशन sir. उसको बोलते हैं। बाइनोमियल। हाँ, Binomial theorem. बाइनोमियल थ्योरम, एग्जैक्टली। तो अभी क्या है भैया, अभी ऐसा है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 + x के बदले क्या है, h एच अपॉन आर ई। H upon R E. रेज टू -2। तो पहले 1 एज इट इज, nx। अब n का वैल्यू क्या है हमारे पास, -2। तो फिर -2 को मुझे लाना पड़ेगा यहाँ पे, इंटू x, तो x का वैल्यू कितना है, एच अपॉन आर ई। प्लस फिर देखो, फिर x स्क्वायर आएगा, x क्यूब आएगा, x रेज टू n आएगा। तो कहना इसे, उसके बाद प्लस हायर पावर
ऑफ एच बाई आर ई। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? एच बाई यस सर। आएगा Yes, sir. तो ये पूरा जो है ना वो बाइनोमियल एक्सपांशन है। तो इसके वजह से मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये जो -2 है वो मंकी है। तो मंकी को जंप कराया और जंप करा के आपको लिखना है कि 1 - 2h बाई आर ई। फिर क्या लिखना है आपको? फिर ऐसा लिखना है कि फिर टर्म विथ हायर पावर ऑफ, फिर आपको लिखना है टर्म्स विथ हायर पावर ऑफ एच बाई आर ई। विथ हायर पावर ऑफ एच बाई आर ई। और फिर ऐसा कैसा हम क्यों कर सके? तो यहाँ पे ये बाइनोमियल एक्सपांशन आए या ना आए कोई टेंशन नहीं, बायोलॉजी वालों को टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ये बाइनोमियल एक्सपांशन आए या ना आए कोई टेंशन नहीं। आपको यहाँ तक पहुँच के क्या सोचना है? ये Monkey. मंकी है तो मंकी को जंप करा दो और बाजू में लिख दो कि टर्म्स विद द हायर पावर ऑफ एच बाई आर ई। कहाँ से आया? तो ऐसा नहीं लिखना है कहाँ से आया, तो ऐसा नहीं लिखना है कि एज अ -2 इज अ मंकी, ऐसा नहीं लिखना है। क्या आपको लिखना है कि Binomial theorem. अब ये बाइनोमियल एक्सपांशन आता है कि नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं। बायोलॉजी वाले, इज इट ओके नाउ? इज इट ओके नाउ? यस और नो? Yes, sir. ओके। अब जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। जनरली ये जो एच का वैल्यू होता है ना वो आर ई से बहुत ही कम होता है। अर्थ के आसपास जितने भी लोकेशन आप देख लो, देखो आपको पता है हाईएस्ट लोकेशन, हाईएस्ट अल्टीट्यूड वाला लोकेशन कौन सा है अर्थ का? हाईएस्ट अल्टीट्यूड North Pole. कौन सा है? North Pole. मैं अल्टीट्यूड की बात कर रहा हूँ। तो हाईएस्ट अल्टीट्यूड माउंट एवरेस्ट का है। एम आई राइट फ्रेंड्स? यस Yes, सर। sir. तो उसका भी कितना, उसका भी अल्टीट्यूड कितना है पता है? अर्थ के सरफेस से उसका हाइट कितना है पता है? 8,000. 8,804. 8, हाँ 8,848 meters. Can I say it is approximately 8.8 kilometers? Yes, sir. तो Yes. that is also less than 10 kilometer. तो सोचो कि जो हाईएस्ट अल्टीट्यूड वाला जो पॉइंट है अर्थ का वो भी 10 किलोमीटर से कम है। तो वो 6400 किलोमीटर के 6400 तो 6400 किलोमीटर्स से तो वो बहुत ही कम हुआ। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अर्थ के आसपास जितने भी लोकेशंस है वहाँ पे उसके अर्थ के जितने भी अल्टीट्यूड वाले लोकेशन है उसका जो डिस्टेंस है, हाइट है, वो बहुत ही कम होता है रेडियस ऑफ द अर्थ के रिस्पेक्ट में। तो इसी के वजह से क्या होता है कि एच बाई आर ई जो होता है ना वो बहुत ही कम हो जाएगा। इट इज़ वेरी लेस देन आर ई। सो वी कैन निगलेक्ट हायर पावर ऑफ एच बाई आर ई। हम उसको निगलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लो कि एच का वैल्यू जो है ना वो 64 है। मान लो कि एच का जो वैल्यू है ना वो 64 है, तो एच बाई आर ई का क्या क्या होगा वैल्यू? 1/100. तो वन होगा। एच बाई आर ई का स्क्वायर करो तो क्या होगा वो तो 0.0001 होगा। फिर एच बाई आर ई का क्यूब करो तो वही क्या क्या होगा वो 0.5 टाइम्स 0 फिर 1 होगा। मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि एच बाई आर ई तो कुछ कंसिडरेबल है, कुछ तो कंसिडरेबल है, बट ये जो हायर टर्म्स है वो तो कितने हो गए देखो तो, उसका वैल्यू तो क्या हो गया? Negligible. 100, मतलब 10 to 0. ऑलमोस्ट जीरो ही हो गया, ऑलमोस्ट जीरो हो गया। तो मतलब उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो फिर फ्रेंड्स ये जो हायर टर्म वाला जो पार्ट है, हायर टर्म वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, तो इसको हम क्या कर सकते हैं भैया? इक्वेशन में से Neglect. निगलेक्ट कर सकते हैं। तो अब मुझे बताओ, तो अब जो इक्वेशन फॉर्म होगा वो क्या होगा? अब बताओ मुझे। 1 - 2h plus. तो G at H
इज इक्वल्स टू GE इंटू 1 माइनस 2h upon r. R ही बचेगा, एंड दैट इज अवर आंसर, दैट इज द थिंग वी वांट्स टू प्रूव। बट आपको याद रखना है कि आप हर एक टाइम ये इक्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते हो। ये हमने कौन से कंसिडरेशन के साथ ये इक्वेशन हमने डिराइव किया है? कौन से कंसिडरेशन के साथ हमने ये इक्वेशन डिराइव किया है? LT H इज अ वेरी वेरी, Lesser than उसी के लिए ये वैलिड है। तो याद रखना है फ्रेंड्स, आपको ये हर एक टाइम वैलिड नहीं है, ये H इज मच मच लेस देन RE के लिए ही वैलिड है। हाँ, अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ द H यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला ऑलवेज। ये जो फॉर्मूला है वो तो आप हमेशा अप्लाई कर सकते हो फॉर ऑल वैल्यू ऑफ H। तो ये जो फॉर्मूला है G at H, जमी अपन RE plus H the whole square, that is valid for every kind of situations। तो आपको क्वेश्चन में देखना है कि H का वैल्यू 10 बार या 15-20 किलोमीटर दिया है ना, H का वैल्यू बहुत कम, 6400 से बहुत कम दिया है, तो आप ये वाला ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ये वाला। बट अगर आपको ऐसा दिया है कि भाई H का जो वैल्यू है ना वो अर्थ के रेडियस जितना ही है, H का वैल्यू अर्थ के रेडियस जितना ही है, मतलब बहुत ज़्यादा है, तो फिर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा आपको? तो फिर ये नीचे वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। जमी अपॉन, क्या ये बात आपको समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। तो ये अर्थ के सरफेस के ऊपर, मतलब अल्टीट्यूड के साथ उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कैसे चेंज होता है उसके लिए हमने डिस्कशन कर दिया। देखो फ्रेंड्स, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, अर्थ के सरफेस के ऊपर क्या होता है वो हमने देखा था। अब हमने क्या किया, अब ये क्वेश्चन में हमने क्या किया कि अल्टीट्यूड पे चले गए, उसमें क्या हुआ वो भी हमने डिस्कस कर लिया। अब मुझे बताओ, मुझे अब क्या करना चाहिए? हमने सरफेस पे डिस्कशन कर लिया, हमने अल्टीट्यूड का डिस्कशन कर लिया, अब मुझे क्या करना चाहिए? स्पेस का अंडरग्राउंड। Compare एग्जैक्टली अब क्या करेंगे, under हम कुछ डेप्थ Underground. के सरफेस के डेप्थ में जाएंगे। मतलब ऑन द सरफेस हो गया, आकाश हो गया, ऊपर हो गया, अब क्या करेंगे, हम पाताल में जाएंगे। अब हम पाताल लोक में जाएंगे। आता हाँ, तो अभी डेप्थ के साथ क्या वेरिएशन होता है वो हम डिस्कस करेंगे। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि देखो ये दोनों में से कोई भी इक्वेशन आप देख लो, ये जो दोनों इक्वेशन लास्ट में हमने डिस्कस किया था वो दोनों में से कोई भी देख लो, चाहे ऊपर देखो नीचे देखो, जैसे जैसे H बढ़ता जाएगा दोनों में ऐसा हम कह सकते हैं कि इफ H इंक्रीजेस, तो दोनों केस में अगर H इंक्रीज होता है तो यहाँ पे देखो जो टर्म सबट्रैक्ट हो रहा है वो बढ़ रहा है, जो टर्म सबट्रैक्ट हो रहा है वो बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, G का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। नीचे यहाँ फॉर्मूला भी वही है कि अगर H आप इंक्रीज करोगे तो डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा, डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा तो रिजल्ट डिक्रीज होगा। एक चीज कंफर्म्ड है कि सरफेस पे जो भी आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, बट जैसे आप ऊपर जाते हो तो आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा, वो कंफर्म्ड है। अब मेरा जो एम है वो ये है कि अब चलो ये तो पता चल गया कि ऊपर जाते हैं तो G डिक्रीज होगा, बट हम अंदर जाते हैं, हम डेप्थ में जाते हैं तो क्या होगा, तो वो अभी हमको सीखना है। एम समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? yes sir ओके, तो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो वही है कि भैया हम जाएंगे पाताल लोक में, डेप्थ में जाएंगे और देखेंगे कि क्या हो रहा है जी के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये हमने कर दिया, ये इक्वेशन आपके नोट्स के अंदर आपको ये इक्वेशन प्रॉपरली दिख रहा होगा, GE इंटू 1 माइनस 2H अपन RE। बट आपको ये याद रखना है कि ये जो है वो किसके लिए वैलिड है, H इज अ वेरी वेरी लेस देन RE के लिए ही वैलिड है। अगर ऐसा नहीं है तो क्या करना है, अगर ऐसा नहीं है तो क्या करना है, GME upon तो ये इक्वेशन नंबर 2 वाला अप्लाई RE करना, plus जमी H। अपॉन RE प्लस H द होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ओके, चलो अब क्या क्वेश्चन, मतलब सर H ज्यादा हो तो ऊपर वाले फॉर्मूला हाँ H का वैल्यू अगर ज्यादा है तो आपको मतलब ये जो GME अपॉन RE प्लस H द होल स्क्वायर इज वैलिड फॉर एवरी काइंड ऑफ सिचुएशन, चाहे H ज्यादा है या कम है, वो सबके लिए वैलिड है।
बट अगर शॉर्टकट से प्रूव करना है, मतलब अगर एच का वैल्यू कम दिया हुआ है, एच का वैल्यू बहुत ही कम है, जैसे 10 किलोमीटर 64 किलोमीटर्स, तो आप डायरेक्टली वो सेकंड फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, जी Okay. इंटू 1 माइनस 2h अपॉन आर। इज दैट क्लियर? Yes. और अभी जो हमारा टारगेट है वो ये है कि ऑब्टेन द फॉर्मूला ऑफ द वेरिएशन इन द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विद द डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो अभी क्या करना है भैया? पाताल में जाना है, डेप्थ में जाना है, तो जाएंगे, उसमें क्या है, हम भी ऐसे वैसे थोड़ी है। क्या ये क्वेश्चन आपके मोबाइल के स्क्रीन पे दिख रहा है आपको? Yes. Yes, sir. Okay. So assume that we want to find the formula of a gravitational acceleration at some depth. ऐसा मान लो कि कोई डेप्थ के अंदर मुझे ये जी का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलो ऐसा मान लेते हैं कि मुझे है ना ये जी का वैल्यू कुछ इतने डेप्थ पे, सरफेस से मान लेते हैं कि ये डी डेप्थ पे मुझे जी का वैल्यू निकालना है। उसका ये जो पॉइंट है ना, उसका सेंटर से जो डिस्टेंस है ना, वो तो स्मॉल आर है, वो तो स्मॉल आर ही है। तो मुझे थोड़ा सोच के बताओ कि ये स्मॉल आर प्लस डी को हम कनेक्ट करेंगे, मिला देंगे, तो मुझे क्या मिलेगा? Radius. RA. आर RE. मिलेगा। तो कहना इसे डी स्मॉल आर इज इक्वल्स टू, कहना इसे आर ई माइनस डी। Yes, sir. अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ये लेंगे, बट हमारा जो टारगेट है वो ये है, यहाँ पे मुझे फाइंड करना है एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डेप्थ में। अब क्वेश्चन इज दैट कि कैसे करेंगे? अच्छा कैसे करेंगे वो छोड़ दो, बट अभी मुझे ये बताओ कि डेंसिटी क्या होता है? Mass upon Mass volume. upon volume. Volume. वेरी गुड, मास अपॉन वॉल्यूम। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि ये जो अर्थ है ना, वो पूरे यूनिफॉर्म डेंसिटी वाला है, सब जगह पे उसका डेंसिटी इक्वल है। तो डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो अर्थ का अगर मास एम ई है, तो अर्थ का जो वॉल्यूम होगा वो 4/3 पाई आर ई क्यूब, वेर आर इज द होल रेडियस ऑफ द अर्थ एंड एम इज द होल मास ऑफ द अर्थ। चलो ये अगर ज़रूरत पड़े तो इसको भी हम ध्यान में रखेंगे, इसको भी हम ध्यान में रखेंगे। अब बात ऐसी है कि मेरा जो टारगेट है ना वो तो ये है कि मुझे यहाँ पे ये पॉइंट पे मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ना अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनना। अभी मैं अभी है ना अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा। एक जो पार्ट है वो सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस है ना वो स्मॉल आर है। So assume that the earth is divided into the 2 parts. One is a solid sphere of a radius small r and दूसरा जो है वो spherical shell of a thickness d। तो मैंने ये अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक है स्फीयर जिसका रेडियस हम कंसिडर करेंगे कि r है, और दूसरा जो है वो शेल है, दूसरा जो है ना वो शेल है जिसका थिकनेस डी है। तो मुझे ये बताओ कि ये डी थिकनेस वाला जो पॉइंट, डी थिकनेस वाला जो शेल है, उसके लिए मुझे जहाँ पे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन फाइंड करना है वो पॉइंट वो शेल के अंदर होगा या बाहर की साइड होगा? डी थिकनेस वाला शेल अगर कंसीडर करें तो जहाँ पे मुझे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फाइंड करना है वो जो पॉइंट है वो पॉइंट वो डी, बाहर होगा। नहीं नहीं, ये पॉइंट यहाँ, अंदर. अंदर होगा। हाँ, ऊपर होगा एक्चुअली। तो ये डी थिकनेस वाला जो शेल है उसके लिए ये पॉइंट अंदर का पॉइंट होगा या बाहर का पॉइंट होगा? अंदर. एग्जिट उसके ऊपर नहीं होगा सर? नहीं, शेल, शेल के बारे में, शेल ये इसको शेल बोलते हैं, और ये स्फीयर है अंदर। अंदर जो है वो स्फीयर है आपका, सॉलिड स्फीयर, और ये जो है वो आपका शेल है। तो मुझे थिक शेल,
तो मुझे ये बताओ कि ये जो पॉइंट है वो शेल के लिए क्या कह सकते हैं हम उसको? शेल के अंदर की साइड है या शेल के बाहर की साइड? अंदर के साइड। अंदर की साइड। तो मुझे पता है कि अगर शेल के अंदर की साइड है तो शेल के द्वारा कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा? How much the gravitational force exerted by the shell for the point inside the shell? 0. 0. 0। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि ये जो डी थिकनेस वाला जो सेल है उसके द्वारा हमने जो पॉइंट कंसिडर किया वहां पे कोई एक्सेलरेशन नहीं लगेगा। सो मैं थोड़ा लिख लेता हूं, आप थोड़ा सुन लो। वी कैन assume that earth is made by two objects. Number one, sphere of radius r and number two, shell of a thickness d. Now a point is inside a shell, so gravitational acceleration or gravitational force, gravitational acceleration due to shell on that point will be, क्या होगा, क्या लिखूं मैं? 0. Will be 0. Very good. So that also meaning that whatever the acceleration produced on that point will be only because of Other particle. so acceleration at point P at that point is only due to बोलो, Particle inside the cell. ड्यू टू, अरे भैया मैंने अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड किया, उसमें से एक पार्ट का तो कैंसिल हो गया, तो अब ओनली ड्यू टू क्या आएगा? Inner part मतलब. अरे वो Core पार्ट क्या है वो भी बोल दो, वो है क्या वो भी बोल दो। Sphere of radius. solid sphere. That is due to only to the sphere of Radius. radius r। चलो यहां तक सबको समझ में आया फ्रेंड्स? Yes sir. Let mass of this sphere is a m dash, then acceleration on its surface। देखो ये जो पॉइंट है ना वो स्फीयर के सरफेस पे ही है, ऐसा कह सकते हैं ना। देखो ये जो पॉइंट है वो स्फीयर के सरफेस पे ही है ना, तो बताओ आगे के थियरी के हिसाब से मुझे बताओ कि क्या होना चाहिए आंसर। मैंने ऐसा कंसिडर किया कि इसका जो मास है ना वो मैंने m डैश अज्यूम कर लिया है और रेडियस तो ऑलरेडी r है ही, तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन, क्या होना चाहिए, फॉर्मूला बोलो। जमी के ना जमी. अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन क्या था, फॉर्मूला क्या मिला था मुझे अर्थ के सरफेस पे? G_me/r²। तो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला अप्लाई करो नेसेसरी चेंजेस के साथ। तो क्या लिखना चाहिए मुझे? G_m'/r²। चलो क्या ये आपको समझ में आया फ्रेंड्स? Yes sir. यहाँ तक समझ में आया भैया?
यस और नो? Yes, sir. वेरी गुड। चलो अब हम इसको यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, ये पूरे चीज को यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं। तो कहाँ पे अटके? तो भाई अटके हम यहाँ पे जी एम डैश अपॉन आर स्क्वायर। अब आपको पता है कि डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी Mass Mass upon upon volume. volume. इसकी जरूरत है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू क्या होगा? Density into volume. एग्जैक्टली, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब तो ये जो एम डैश मास है उसका वॉल्यूम कितना है? वो स्फीयर है ना, तो वॉल्यूम कितना है बोलो? 4/3 pi r. पाई 4/3 पाई R square. हाँ, स्मॉल आर स्क्वायर थोड़ी ना होगा, वॉल्यूम मीटर क्यूब में होता है, Cube, R cube. इनटू डेंसिटी रो। चलो अब ये जो वैल्यू है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो अभी जो जी का फॉर्मूला मिलेगा वो क्या मिलेगा? जी अपॉन आर स्क्वायर एज इट इज, एंड एम डैश के बदले मैं लिख सकता हूँ 4/3 पाई आर क्यूब इनटू द रो। चलो यहाँ तक समझ में आया फ्रेंड्स? Yes, sir. तो अब जो जी का मुझे फॉर्मूला मिलेगा वो ये मिलेगा 4/3 पाजी 4/3 पाजी रो आर। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? देखो आर Yes, sir. कैंसिल, एक आर बचेगा, ऊपर एक आर बचेगा, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली ऑन द सेम वे अगर आप अर्थ के सरफेस पे फाइंड करोगे, ये सेम हिसाब से अर्थ के सरफेस पे अगर आप फाइंड करोगे तो आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या मिलेगा भैया? अर्थ के सरफेस पे अगर आप फाइंड करते हो तो अर्थ ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ क्या होता है भैया? सो जमी के ना जमी. सरफेस ऑफ अर्थ आपका जी जो होता है वो जी एम ई अपॉन R square. आर ई स्क्वायर होगा, Yes, sir. वेर एम ई इज इक्वल्स टू क्या होगा? तो मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो 4/3 पाई आर ई क्यूब। R इन- cube rho. तो इसका वैल्यू यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करोगे ना तो आपको क्या मिल जाएगा? फॉर्मूला ऊपर का है वही मिल जाएगा बट थोड़ा चेंज आएगा। तो क्या मिलेगा आपको? 4/3 पाजी रो आर ई। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. तो ये स्टेप है ना, मैं इसको निग्लेक्ट कर सकता हूँ। आप डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हो, सिमिलरली फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ यू कैन डायरेक्टली राइट दिस फॉर्मूला। आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लिख सकते हो। इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. अब मुझे ये बताओ, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाय 2 करो, तो जी अपॉन जी करोगे, जी अपॉन जी, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय 2, तो जी अपॉन जी ई तो विल बी इक्वल टू, कहना इसे आर अपॉन आर ई, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. चलो अब मुझे ये पता चल गया कि जी का जो वैल्यू है वो आर अपॉन आर ई इंटू जी जितना है। नाउ आई विल राइट द फॉर्मूला इन द फॉर्म ऑफ डी, डेप्थ के फॉर्म में मुझे लिखना है ये फॉर्मूला। तो अब ऊपर मेरे पास एक इक्वेशन है डेप्थ के फॉर्म में, देखो ये रहा। ये जो आर का वैल्यू है वो डेप्थ के फॉर्म में क्या मिलेगा मुझे? RE minus D. ओके फाइन। तो अभी जो इक्वेशन है ना उसके अंदर मैं आर के बदले क्या लिख सकता हूँ? RE minus D. अपॉन आर ई इंटू जी ऑन द अर्थ। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, ये sir. मैंने जी इंटू डी नहीं लिखा, ये जी इज द फंक्शन ऑफ डी है, डेप्थ के ऊपर डिपेंडेंट है, डी के रिस्पेक्ट में है, फंक्शन है, जी इज द फंक्शन ऑफ डी, ऐसा है, ये जी इंटू डी नहीं है। तो जी एट द डेप्थ डी, अब पर्सनली डिवाइड कर दो, आर ई माइनस डी अपॉन आर ई, तो आर ई अपॉन आर ई तो 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस डी बाई आर ई इंटू जी। तो फ्रेंड्स ये फॉर्मूला मुझे मिल गया, डेप्थ के लिए मुझे फॉर्मूला मिल गया। तो फ्रेंड्स ये जो फॉर्मूला है ना उसमें मैंने कोई टाइप का कंसिडरेशन नहीं किया, ये कोई भी डेप्थ के लिए वैलिड है, चाहे किसी भी डेप्थ पे आप चले जाओ सबके लिए वैलिड है। तो ये जो फॉर्मूला है वो दैट इज अ वैलिड
फॉर ऑल वैल्यू ऑफ डी। इसमें कोई कंसिडरेशन नहीं है। तो एक चीज कंफर्म्ड है, यहाँ पे भी एक चीज कंफर्म्ड है कि जैसे जैसे डी बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका डी बढ़ेगा तो आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? डिक्रीज। तो वो आपका डिक्रीज होगा एक्सेलरेशन। चलो, क्या ये चीज आपको समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। तो इसका मतलब ऐसा है कि कहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा है। मैं आपको 3 ऑप्शन देता हूँ, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, एट सम एल्टीट्यूड एंड एट सम डेप्थ। डेप्थ। अरे Depth. अरे कैसे डेप्थ यार? सरफेस ऑफ द अर्थ। सरफेस पे Surface. मैक्सिमम है। आप ऊपर जाते हो तो भी डिक्रीज होता है, आप नीचे जाते हो तो नीचे जाते हैं तो भी डिक्रीज होता है। फिर कहाँ पे मैक्सिमम होगा? Surface. सरफेस ऑफ द अर्थ पे। सरफेस पे ही मैक्सिमम होगा ना। चलो, क्या ये यस सर। समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। Yes, sir. तो ये जो फॉर्मूला है, देखो वो हाइट वाला जो फॉर्मूला था ना, उसके उसके साथ थोड़ा मैच भी कर रहा है। हाइट के लिए जो फॉर्मूला था उसमें क्या था? 1 माइनस 2h अपॉन आर था, अपॉन आर ही था, इनटू जी एट अर्थ था। इनटू जी। यस सर। और डेप्थ के लिए फॉर्मूला जो है वो 1 माइनस डी 1 अपॉन माइनस डी बाई आर है, 2 नहीं है यहाँ पे। हाँ यस सर। हाँ, इनटू जी एट द अर्थ। तो थोड़ा ध्यान रखना है आपको, हाइट में 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है। दूसरी बात, ये जो फॉर्मूला है दैट इज वैलिड ओनली फॉर द वेरी वेरी एच इज वेरी लेस देन आर ई। ओके फ्रेंड्स? यस सर। Yes, sir. तो फ्रेंड्स, अभी जो मैंने 3 कंसिक्वेंटली जो मैंने 3 थ्योरी चलाया, उसमें सबसे पहले हमने सरफेस के अर्थ के सरफेस के ऊपर हमने फाइंड किया। सेकंड में हम चले गए अल्टीट्यूड पे। थर्ड में हम चले गए डेप्थ में। डेप्थ में। और हमने ये देखा कि चाहे आप अल्टीट्यूड पे जाते हो तो भी जी का वैल्यू डिक्रीज होता है, एंड चाहे आप डेप्थ पे जाते हो तो भी जी का वैल्यू डिक्रीज ही होता है। तो इसका मतलब कि आपके सरफेस पे, आप जहाँ पे बैठे हो, जहाँ पे खड़े हो, वहाँ पे एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, मतलब वहाँ पे आपका वेट भी मैक्सिमम होगा। वेट इक्वल्स टू मा जी। तो अगर जी ज़्यादा है तो वेट भी ज़्यादा रहेगा। तो आपका वेट सरफेस ऑफ द अर्थ पे मैक्सिमम रहेगा। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो ऊपर भी आपका वेट डिक्रीज होगा, अगर आप डेप्थ में जाओगे तो भी आपका वेट डिक्रीज ही होगा। तो क्या ये सारे टॉपिक आप समझ में आए फ्रेंड्स आपको? यस सर। Yes, sir. ओके। सो फ्रेंड्स, ये थोड़ा अलग टाइप का थ्योरी है, अच्छा थ्योरी है। उसमें मेन चीज़ ये थी कि हमको अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करना था, एक शेल एक स्फीयर। शेल का 0 होता है, स्फीयर का जो है वो फाइंड कर दो तो आपका वो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन मिल जाएगा। फाइंड किया हमने और हमने एक फॉर्मूला निकाला, जी ई इंटू 1 माइनस डी बाई आर ई। जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर। अरे तो क्या ये चीज़ आपको समझ में आया भैया? यस सर। ओके। सो फाइनली फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे थ्योरी हमने डिस्कस किए। तो अब हम है ना एक काम करते हैं, ये तीनों चीज़ को मिला के एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये तीनों चीज़ को मिला देते हैं और एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं कि भाई अगर अर्थ पे जा रहे हैं या फिर डेप्थ पे जा रहे हैं, हाइट पे जा रहे हैं, तो वो पूरे मतलब जो भी है तो सबके लिए हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वही है। देखो आपके मोबाइल के स्क्रीन पे ये आ रहा है, आप नोट्स ये दिख रहा है आपको? यस सर। ओके फाइन। Question number 9, 10 and 11. These are a very 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 important questions. अब 12 क्वेश्चन भी important है। उसमें क्या है? Explain the acceleration of the gravity for the point inside and outside the region of the earth and draw the graph as well. तो आपको अंदर के साइड एंड बाहर के साइड दोनों साइड के लिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखना है और आपको ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो फ्रेंड्स, अभी जो हमने डिस्कशन किया था उसके बेस पे हम पूरा एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे और वो भी अलग से 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं आपको। चलो, तो फ्रेंड्स हम डिस्कशन करते हैं
क्या आपके मोबाइल के स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है फ्रेंड्स? Yes. ओके, चलो. For the point inside the surface, for the point inside, तो इनसाइड द पॉइंट के लिए मैं ऐसा कह सकता हूँ कि उसका जो सेंटर से डिस्टेंस होगा वो रेडियस के कम होगा, ऐसा कह सकता हूँ मैं? सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस से कम होगा, ऐसा कह सकता हूँ? ये सब नो. Yes, sir. यस सर. उसके लिए हमने अभी एक फॉर्मूला डिराइव किया था, अगर आपको याद हो तो. अभी हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था 4/3 पाजी रो इनटू आर. एम आई राइट फ्रेंड्स? यस सर. उसके बाद उसको मैंने डी के फॉर्म में कन्वर्ट किया था, बट आर के फॉर्म में तो यही था ना. तो कैन आई से जी प्रोपोर्शनल टू आर? यस. ओके. अब फॉर द पॉइंट आउटसाइड द अर्थ, तो आउटसाइड पॉइंट दैट इज आर ग्रेटर और इक्वल्स टू आर ई. तो उसके लिए हमने क्या फॉर्मूला डिराइव किया था, हमने क्या डिस्कशन? जमी अपॉन आर स्क्वायर. एम आई राइट फ्रेंड्स? Yes, sir. यस सर. ये एम जो है ना, यहाँ पे ये कांस्टेंट है 4/3 पाई जी एन रो इज अ कांस्टेंट. यहाँ पे जी एम ही कांस्टेंट है, तो जी प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा? 1/r² आएगा. 1/r². चलो मुझे ये बताओ कि अगर सेंटर पे है, एग्जैक्टली सेंटर पे, तो सेंटर पे आर का वैल्यू कितना होता है? ऑन एग्जैक्टली ऑन द सेंटर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? 6. 0. 0. तो आर का वैल्यू अगर 0 प्लेस करते हो तो सेंटर पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा. तो ये जो फॉर्मूला शो कर रहा है कि भाई अंदर के पॉइंट के लिए जी का जो वैल्यू है ना वो प्रोपोर्शनल टू आर है. प्रोपोर्शनल टू आर का मतलब आपका जो ग्राफ है वो कैसा होगा? ये सेम प्रोपोर्शन का जो ग्राफ होता है ना वो ऑलवेज लीनियर होता है. तो जी वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, जी वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, एग्जैक्टली अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 0 होगा. फिर उसके बाद वो लीनियरली बढ़ेगा. कहाँ तक वो लीनियरली बढ़ेगा? जहाँ तक r इज इक्वल टू आर ही नहीं हो जाता. हाँ, जहाँ तक ऑब्जेक्ट सरफेस पे नहीं आ जाता. जहाँ पे ऑब्जेक्ट सरफेस पे नहीं आ जाता, तो सरफेस के पॉइंट तक ऐसा कह सकते हैं कि वो लीनियरली बढ़ेगा. उसके बाद क्या होगा? ऑन द सरफेस इट इज मैक्सिमम. फिर उसके बाद क्या होगा? सर ग्राफ डिक्रीज होगा. उसके बाद है ना, जो जी का जो वैल्यू है वो डिक्रीज होगा, बट वो लीनियरली डिक्रीज नहीं होगा बिकॉज 1/r² इज नॉट शोइंग द लीनियर रिलेशन. पैराबोलिकली. It will be like a parabola. It is not exactly the parabola as well because यस सर. भी नहीं है, but वो कुछ curved होगा, ऐसे कुछ होगा. At the, यस सर. Curved line. at the infinite distance it becomes 0. So G proportional to R, ये जो point है वो surface का point है, और यहाँ पे G proportional 1/r² हो जाएगा. और अर्थ कहाँ पे? अगर अर्थ का आप ड्रॉ करना चाहते हो तो अर्थ ऐसा होगा, आप ऐसा कह सकते हो. आप समझ में आया आपको? ये अर्थ के सरफेस है, ऐसा आप सोच सकते हो. अर्थ के सेंटर से शुरू करके सेंटर पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 0 होगा, उसके सरफेस तक उसका बढ़ेगा एक्सेलरेशन, और फिर उसके बाद 0 होगा. इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर. तो ये हाउ Yes, sir. gravitational acceleration vary with the distance from the center of the earth, उसके लिए मैंने पूरा ग्राफ ड्रॉ किया. तो फ्रेंड्स, कोई अगर ऐसा पूछते हैं कि व्हाट इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एग्जैक्टली ऑन द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो सेंटर ऑफ द अर्थ के लिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होगा? 0. एंड वेयर द एक्सेलरेशन बिकम्स मैक्सिमम, तो क्या कहना है आपको? ऑन द सरफेस ऑफ Surface Surface of the earth. and what is the formula of height? It is a GME upon. GME upon GME upon r GME upon square. R is. तो क्या फ्रेंड्स ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया? यस सर. Yes, sir. वेरी गुड. सो फ्रेंड्स, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस किए. क्वेश्चन नंबर 12 तक सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अब कुछ इसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल हम डिस्कस करने वाले हैं.
तो फ्रेंड्स अभी तक आज हमने जो भी कुछ डिस्कशन किया, आपके संडे ये ग्रेविटेशन का ही एग्ज़ाम है, संडे का जो एग्ज़ाम है वो ग्रेविटेशन का ही है, उसमें आज तक का होगा, सैटरडे का नहीं होगा। और सर जो लास्ट संडे की टेस्ट दी थी उसके मार्क्स या हाँ वो पेपर आएगी, अभी वो मिले? चेक, बड़ा एग्ज़ाम है, चेक हो रहा है अभी, वो मिल जाएगा आपको। ओके ओके सर। So friends, let's solve some simple numerical regarding on the today's lecture. Okay. ओके, क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना वो हम डिस्कस करेंगे। जस्ट कम थ्रू क्वेश्चन नंबर 12, एक्सरसाइज का 12 क्वेश्चन। अच्छा न्यूमेरिकल है। अ रॉकेट इज फायर्ड फ्रॉम द अर्थ टुवर्ड्स द सन। मतलब एक रॉकेट है ना, वो अर्थ से निकल रहा है और सन तक जा रहा है, अर्थ से वो निकल रहा है और सन तक जा रहा है। तो सीधी सी बात है कि जब वो अर्थ पे होगा तो उसके ऊपर किसका ग्रेविटेशन ज्यादा होगा, अर्थ का या सन का? अर्थ का। अर्थ का। बट जैसे जैसे वो अर्थ से सन की तरफ जाएगा तो अर्थ का ग्रेविटेशन उसके ऊपर डिक्रीज होता जाएगा एंड सन के द्वारा जो ग्रेविटेशन फोर्स प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा? इंक्रीज। इंक्रीज होता जाएगा। राइट फ्रेंड्स? यस। तो फ्रेंड्स अज्यूम करो कि ये है ना वो अर्थ है और ये सन है और रॉकेट जा रहा है अर्थ से सन की तरफ। तो फ्रेंड्स कोई एक लोकेशन तो ऐसा आएगा, देखो सोचो कि पहले अर्थ का ज्यादा है सन का कम है, बट फिर रॉकेट जैसे आगे बढ़ेगा तो अर्थ के द्वारा ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीज होता जाएगा, सन के द्वारा इंक्रीज होता जाएगा। तो कोई एक प्लेस तो ऐसा आएगा कि दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो इक्वल हो। तो फिर रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा? देखो अर्थ है ना वो रॉकेट को अपने तरफ खींचने का ट्राई करेगा, सन है ना वो अपने तरफ खींचने का ट्राई करेगा, बट एक प्लेस तो ऐसा मिलेगा ही कि जहां पे दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा, तो रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर जीरो हो जाएगा। तो वही तो क्वेश्चन है कि वो कहाँ पे ऐसा होगा। देखो अब क्वेश्चन देख लो, क्या रॉकेट इज फायर्ड फ्रॉम द अर्थ टुवर्ड्स द सन, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सेंटर इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द रॉकेट बिकम जीरो। तो जीरो कब होगा? जब दोनों फोर्स इक्वल, देखो अपोजिट तो है ही, दोनों रॉकेट को खुद के तरफ, मतलब दोनों फोर्सेस अपोजिट तो है ही, बिकॉज अर्थ रॉकेट को अर्थ की तरफ खींचने का ट्राई करेगा, सन की तरफ खींचने का ट्राई करेगा, अपोजिट तो है ही। बट जैसा ही दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगा। मान लेते हैं कि ये अर्थ से एक्स डिस्टेंस पे होता है, सन एंड अर्थ का डिस्टेंस अज्यूम कर लेते हैं आर है, तो सन से ये जो रॉकेट है उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? कैन आई से इट इज आर माइनस एक्स? Yes, sir. When a resultant gravitational force is a zero, जब रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होगा तो फोर्स ड्यू टू द अर्थ ऑन द रॉकेट एंड फोर्स ड्यू टू द सन बिकम्स इक्वलाइज्ड। एम आई राइट फ्रेंड्स? यस। तो जी एम ई एम, मास ऑफ द अर्थ इज अज्यूम टू बी एम ई, एम इज द मास ऑफ रॉकेट अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा? जी एम एस एम अपॉन आर माइनस एक्स स्क्वायर। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस। तो फिर ये r माइनस एक्स अपॉन एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल टू मास ऑफ सन अपॉन मास ऑफ अर्थ होगा। यहाँ तक समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। तो ये जो r का जो वैल्यू है ना अर्थ से सन का रेडियस, तो वो 1.5 वो उसको लास्ट में प्लेस करते हैं। चलो r का वैल्यू लास्ट में प्लेस करते हैं, पहले हम उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं।
तो r माइनस एक्स अपॉन एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल टू मास ऑफ द सन है ना, वो दिया हुआ है हमको कि 2 इंटू 10⁻30 है। मास ऑफ द अर्थ भी दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻24। तो ये आपका हो जाएगा 2/6 मतलब 1/3 मतलब 0.3333 10⁻6 बचेगा। तो इसका स्क्वायर रूट निकालो। इसका अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे ना तो 0.333 का स्क्वायर रूट जो है ना वो 0.111 हो जाएगा। देखो तो 0.3333 का स्क्वायर रूट क्या रहता है, देखो तो 0.577 577 इंटू 10⁻3 बिकॉज 10⁻6 का स्क्वायर रूट 10⁻3 होता है। तो कैन आई से इट इज 577। तो r माइनस एक्स इज इक्वल टू 577x। तो अब r इज इक्वल टू क्या होगा सोचो, 577 578 तो वो हो जाएगा 578x। बट मुझे करना क्या है, मुझे तो x फाइंड करना है। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा भैया, r डिवाइडेड बाय 578। अब r का वैल्यू हमको दिया हुआ है 1.49 1.5। r का जो वैल्यू है ना वो दिया हुआ है 1.5 10⁻11 मीटर। डिवाइड बाई कर दो 578 और फिर आपका आंसर आ जाएगा मीटर में। चलो करोगे ये काम आप। इज अ क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। तो फ्रेंड्स आज का जो सेशन है वो मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ, यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था। आज के जो भी थ्योरी है आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। अगर आज के दिन पे ही विदिन 24 आवर आप इसको लर्न कर लोगे ना तो आपको डायरेक्टली लास्ट एग्जाम में अगर रिफर करो तो भी चलेगा। इस टाइप की थ्योरी है, एक बार अच्छे से लिख देना। होमवर्क मुझे दिखाने के लिए नहीं होता है, होमवर्क जो होता है वो टॉपिक को लर्न करने के लिए, समझने के लिए होता है। वो ध्यान में रख के आपको होमवर्क करना चाहिए। तो आज का सेशन फ्रेंड्स यहाँ पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ।